A balanced chemical equation is that chemical equation is that in which the total number of atoms of each element total number of atoms of each element are equal on both sides of the equation. बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक ऐसे केमिकल इक्वेशन होते हैं जिनमें टोटल नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ में इक्वल होते हैं। जैसे कि हमने एक मीथेन का एग्जांपल दिया था कि लिखना मत CH4 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O। पहले तो मैंने इसको बोला था कि अनबैलेंस है, यहाँ पे 2 हमने नहीं लगाया था। फिर हमने देखो ऐसे था कि मीथेन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे, ये तो लिख दिया, इक्वेशन भी लिख दिया, परंतु ये अनबैलेंस है। क्यों? क्योंकि इधर पे एक कार्बन है, इधर पे भी एक कार्बन है, इधर पे 2 ऑक्सीजन है, इधर पे 2 और एक 3 ऑक्सीजन है, इधर पे 2 हाइड्रोजन है, इधर पे 4 हाइड्रोजन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लगाया था। बोलोगे कि यहाँ पे ही 2 क्यों लगाया था? यहाँ पे लगाने से गिनती कर लो, ऑक्सीजन देखो 2 पहले से थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 हो गए, और यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 था, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी 2 हो गया, 2 + 2 4, इधर भी 4 इधर भी 4, मतलब बैलेंस हो गए। तो सर हमको पता कैसे चलेगा कि कहाँ पे लगाना है, क्या करना है? तो ये सब चीज हम अभी पढ़ने वाले अच्छे से, ठीक है। पॉइंट, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट remains the same, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे प्रत्येक एलिमेंट के सेम रहेंगे। कहाँ पे? तो बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम जो होंगे प्रत्येक एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के, ये इक्वल रहेंगे। RKN मैं लिख रहा हूँ, इसको तुम पूरा लिखना, REACTION, तुम भी RKN मत लिख देना, ठीक है। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई, एग्जाम में ऐसे मत लिखना, REACTION लिखना, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ conservation of mass, a chemical equation should be balanced. A chemical equation should be balanced. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन को पूरी तरह से बैलेंस होना चाहिए। अब बोलोगे सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये सब क्या बोल रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो 9th में आपने पढ़ा होगा कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो हम एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आयरन जो है ये पानी के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड और पानी मतलब हाइड्रोजन गैस बनाएगा, मीन्स Fe प्लस H2O, ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब कहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे पहले समझो, मैं नहीं मिटाऊंगा, समझने के लिए पूरा समय दूंगा, लिखने के लिए भी पूरा समय दूंगा। यहाँ पे 3 फेरस है, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो चलो बैलेंस है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे अगर 2 लगा दी, सॉरी यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, 4 करेंगे ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो जाएगा। अब बोलोगे सर तो यहाँ पे 4 लगा दीजिए तो हाइड्रोजन, फिर इधर पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, इधर पे 4 था, फेरस इधर पे 3 है, Fe3। आगे देखिए, तो ये एक हो गया केमिकल रिएक्शन। तो इसके कुछ स्टेप्स आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे दिए हुए हैं, कई सारे स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। बुक निकालने की जरूरत नहीं, घर पे जाके पढ़ना है, ठीक है। तो इसको बैलेंस करना है। ये क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। क्या है? अनबैलेंस्ड, नीचे भी लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शन। इसको बैलेंस करना, तो बैलेंस करने का सबसे पहला रूल क्या कहते हैं? तो लिखो स्टेप 1। हम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हैं, सब कुछ लिख लिख के पढ़ेंगे। ऊपर ऊपर अगर पढ़ के सोच रहे हो कि निकल जाएंगे सर ये लिख के क्या ही करूंगे एग्जाम में, एग्जाम में आने से क्या मतलब है?
एग्जाम में आने से कोई मतलब नहीं, हम सीख रहे हैं सब कुछ एकदम जीरो टू हीरो बनना है, ठीक ना। ये पहली बार और आखिरी बार तुम पढ़ रहे हो, इसको रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, मान लो अभी जो तुम लिख रहे हो ना कॉपी में, ये पहली बार और आखिरी बार ही पढ़ रहे हैं, इसको रिवीजन ही नहीं करना है घर जाके। सर बोर्ड एग्जाम एकदम नहीं रिवीजन करना है, क्यों सर? अरे आ जाएगा, लिखते लिखते तुम पूरा 100% सीख जाओगे, ठीक ना। तो स्टेप 1 लिखो, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, to balance a chemical equation, first draw boxes around each formula. First draw boxes around each formula. फॉर्मूला के चारों तरफ बॉक्स बना दिया, ऐसे करके तुम भी बॉक्स बनाओ, लिखो अभी ये वाला लाइन। फॉर्मूला जो है इसमें चारों तरफ बॉक्स बना देना है, ये कॉपी करो, जो बोर्ड पे लिखा है उसको फिर से कॉपी करो अगेन, फटाफट छापने में। स्टेप 2 इसमें लिखो, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में कितने एलिमेंट है, उनके नंबर कितने हैं उसको गिन। तो हमने उसके बाद क्या बोला कि लिस्ट आउट करेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट मींस एक ही एलिमेंट नहीं है, Fe एक अलग एलिमेंट होगा, हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग हो गया, और भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। H2SO4 वगैरह में भी ढेर सारे एलिमेंट मिल जाते हैं। तो ये जो अनबैलेंस रिएक्शन में कितने हैं इसको लिख लेना। लिखने के लिए क्या रूल अपनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, इसमें लिखते हैं एलिमेंट, क्या लिखते हैं, एलिमेंट। फिर इधर पे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, वो होता है नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, ठीक है। और उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन्स हो गया, ये हो गया RHS, ये देखो RHS, ये हो गया LHS, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। जो एरो से लेफ्ट साइड में होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो या तो LHS लिख दो, RHS लिख दो, हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं इसलिए पूरा डिटेल में लिखेंगे, अगली बार से LHS RHS लिख के काम चला देंगे। LHS किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम। NO नो ऑफ एटम मत पढ़ देना, डॉट लगा दिया मैंने, ठीक है। तुम पूरा लिखो NUMBER, मैंने NO डॉट लिख दिया, तो मतलब नो ऑफ एटम मत पढ़ देना। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट में ऐसे ही लिखता हूँ, मेरी आदत हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन, तो ये लिख लिया। एलिमेंट तुम्हें यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रहा है, एक तो Fe साहब दिखाई दे रहा है, एक तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, एक तो ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में देखो Fe कितने हैं, 1। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को ढूंढो, कितने हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो। लेफ्ट हैंड साइड में मतलब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं, 1 लिख दिए। उसके बाद राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दो। ऑक्सीजन कितने हैं, O4 है, मतलब 4 है, तो इसको 4 लिख दो, लिख दिए। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल करना है। स्टेप 3 देख लेते हो, ये है क्या, ये स्टेप 3 में लिखना है, कोई बात नहीं, परंतु ये टेबल दोबारा नहीं बनवाना है, ठीक है। स्टेप 3 अभी नहीं लिखना, पहले सुन लो। स्टेप 3 में बोल रहा हूँ, स्टेप 2 हो गया, इतना ही काम करना है। स्टेप 3 मतलब लैंग्वेज लिखेंगे परंतु टेबल एक ही रखेंगे, वरना टेबल भी रूल के हिसाब से 2 बार बनने चाहिए, इसने भी बनाया है, ठीक है। अब सुनो, इसमें से सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 4 है, 4 है ना, 4, तो पहले इसको बैलेंस करेंगे। तो 4 को 4 और इधर में मतलब ये 4 है, उसके बगल में 1 है, तो राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो 4 को ज्यादा को कम नहीं करना है, कम वाले को ज्यादा करना है। बुरा वक्त आ जाए तब ज्यादा को भी कम करना है। 99.9% केस में कम को ज्यादा करना है। तो 1 को हमें 4 बनाना है, तो क्या करेंगे, ये बोले कि 3 ऐड करेंगे, ऐड नहीं कर सकते, ओनली मल्टीप्लाई ही करना है और डिवाइड ही करना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। क्या हो गया सर, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिख लिए स्टेप 3, लिखो स्टेप 3, टेबल रहने दो इधर पे। स्टेप 3, it is often convenient, it is often OFTEN, often convenient, CONVENIENT, convenient to start balancing, CONVENIENT, convenient, it is often convenient to start balancing
उसके बाद बोलूंगा, वेट। विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स, with the compound that contains maximum number of atom, it may be, full stop के बाद, it may be a reactant or a product, it may be a reactant or a product। ये रिएक्टेंट भी हो सकता है, बोलना नहीं है बीच में, मैं इसके बाद खुद बोलूंगा, ठीक, इसके बाद मैं बोलूंगा ना। सबको मैं देख रहा हूँ, हाथ चल रहा है मतलब नहीं लिखा है, हाथ रुक गया मतलब लिखा गया, तेरा पहले हो जाता। हाँ, इट में भी कन्वीनियंट टू, कहाँ पे बेटे, इट में भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। हो गया स्टेप 3। स्टेप 3 लिख लिए। तो क्या बोला कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे उसको पहले बैलेंस करेंगे, और ये रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन के पीछे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, 4 से मल्टीप्लाई करना है ऑक्सीजन के पीछे, ऑक्सीजन ये है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 4 से, यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 4 से। कर दिए, लिखो इसको, लिख डालो ये वाला। अल्पना, स्टेप 3 रिपीट। स्टेप 3 लैंग्वेज रिपीट करूं। यस सर। इट इज ऑफन कन्वीनियंट, it is often OFT and often convenient, CONVENIENT, convenient to start balancing with a compound that contains maximum number of atom, full stop, it may be a reactant or a product, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमें ये करना है कि जो टेबल हम बनाए थे उनमें से सबसे बड़ा नंबर को चूज करेंगे और उसको बैलेंस करेंगे। राइट साइड में 4 है, लेफ्ट साइड में भी 4 बनाना है, सुन लो भाई। तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 2 होता है यहाँ पे पहले से तो 2 से मल्टीप्लाई करते। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से हमने कर दिया, और इसके बाद ये टेबल फिर से बना के, मतलब जो हमने इक्वेशन लिखा था उसके पीछे 4 लगा दिया। कहाँ हमने 4 से मल्टीप्लाई कहाँ पे किया, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के पीछे किया, ऑक्सीजन को लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑक्सीजन डब्बे के अंदर नहीं घुस सकते, डब्बा क्यों बना दिए थे, बॉक्स क्यों बना दिए थे, बॉक्स में पैक हो चुका है, अब अंदर नहीं घुस सकते, बाहर ही करना होगा जो। अब बोलो अल्पना, ये बात समझ में आ गया? अब लिखो स्टेप 4। स्टेप 4 Fe and H, Fe and H, स्टेप 4 में लिखो Fe and H, Fe4 मतलब फेरस और H4 हाइड्रोजन, एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, are still not balanced, full stop, pick any of these elements, pick any of these elements to proceed further। यहाँ पे ये इक्वेशन जहाँ पे तुम लिखो ना, इसके नीचे लिख दो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, या पार्टली लिख दो पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। जहाँ पे तुम लिखे हो, अभी लिखे हो ना यहाँ पे, अभी रिसेंटली स्टेप 4 से पहले यहाँ पे लिखो, जहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किए हो, पहले वाले में थोड़ी करना था। यहाँ पे लिख दो पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब थोड़ा सा ये बैलेंस हुआ है, पूरा बैलेंस नहीं हुआ है। अभी हम स्टेप 4 लिख रहे हैं, स्टेप 3 में लिखना है। स्टेप 4 लिख रहे हो ना, या 5 लिख रहे हो? 4 लिख रहे हो। तो हमने बोला कि यहाँ पे Fe और H बैलेंस नहीं है। ये देखो स्टेप 3 तक का काम यहाँ तक था, ठीक है। अब स्टेप 4 चालू किए हैं, जो तुमने लैंग्वेज लिख लिया है। तो बोला कि Fe और H बैलेंस नहीं। तुम बोलोगे ये कैसे, क्या कर रहे है रिम्पी, यही आदत तो तेरा खराब है, छूट गया छोड़ दे, हमसे पूछ लेना, तू दोबारा पढ़ लेना, परंतु इसको देखने के चक्कर में आगे का छूट जाएगा। समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो देखो अब मैंने ये लिख दिया कि भाई Fe और H बैलेंस नहीं है। तो तुम बोले अभी तो हमको दिख रहा है H देखिए पूरा बैलेंस है, Fe बस मान लेते आपकी बात। नहीं, अभी फिर से टेबल बनेगा। क्या होगा? फिर से टेबल बनेगा, ठीक है। अभी ज्यादा नहीं लिखना, एलिमेंट लिखना है, LHS लिखना है, RHS लिखना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। पहले सुनो फिर लिखना। अब देखो लेफ्ट साइड में गिनो कितने Fe, 1, राइट साइड में गिनो कितने Fe, 3, ठीक है। लेफ्ट साइड में गिनो हाइड्रोजन कितने, पहले 2 था, डब्बे में 2 था, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 हो गए। कितने हो गए? देख लिए लफड़ा,
देख लिए, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 था तो 2 ही है, ठीक है। उसके बाद देखो ऑक्सीजन पहले से 1 था लेकिन डब्बे में था, डब्बा के बाहर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन 4 हो गया। हाँ बोलो। और इधर पे ऑक्सीजन कितना था? 4 था, 4 ही है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, हमने क्या लिखा है कि Fe एंड H आर नॉट बैलेंस, स्टिल नॉट बैलेंस, ऐसा करके लिखा है ना। तो ये दोनों बैलेंस। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 8 है। तो इन जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में 2 है, तो 8 को कम नहीं करना है, 2 को 8 बनाना है। कैसे करेंगे? 4 से गुना करना होगा, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये टेबल बना दो फिर से, ये सही तरीका है। बाकी तुम यूं कर दोगे, 2 सेकंड में कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर दो। क्या राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ छेड़खानी किया, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के साथ छेड़खानी किया। क्या छेड़खानी किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन का यहाँ पे है ना, अंदर तो घुस नहीं सकते, गेट बंद है, तो बाहर में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने पहले सटा के लिख दिया था थोड़ा, इसलिए कर दिया। हाँ बोलो, बस छापो छापो जल्दी। अरे ये लाइन छाप ली। हाँ बस तुम्हें भी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। उसके बाद फिर से टेबल बनाओ, लिखो स्टेप 5। इधर नहीं होगा ना? हाँ अब नीचे लिखो स्टेप 5। ये वाला लाइन लिख लिए, ये वाला लाइन लिख लिए। अब नीचे लिखो स्टेप 5। एग्जामिन द अबव इक्वेशन, एग्जामिन द अबव इक्वेशन, इसको एग्जामिन करना है, ठीक है। एग्जामिन द अबव इक्वेशन, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट, एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट। एग्जामिन द अबव इक्वेशन, अबव मीन्स ऊपर में जो इक्वेशन दिया गया है, ये वाला इक्वेशन को एग्जामिन करिए, ठीक है। एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट, और तीसरे एलिमेंट को चूज करिए, विच इज नॉट बैलेंस, विच इज नॉट बैलेंस। फिर से अब टेबल बनाइए। ये देखो टेबल मैंने बना दिया। जगह नहीं होना। अरे बन जाएगा, छोटा सा है तो 3 लाइन में तो बनेगा, उतना हैंडराइटिंग क्या है यहाँ पे बनाना है। ये मैं एक ही बार कर पाऊंगा, बार बार नहीं कर पाऊंगा, ये आखिरी बार कर पा रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं कर पाऊंगा। अब तुम्हें एक बार मेरा कर्तव्य था, पता है। सुनो, जब बड़े बुरे वक्त आएंगे ना, जैसे मैं पहले की बात बता, अभी से 10 साल पहले 5 साल पहले का सीबीएसई का पेपर देखोगे ना, तो कोई एक रिएक्शन दे देता था, बोलता था उसको डिटेल में लिख के बैलेंस करने के लिए 4 नंबर का, जो लिख रहे वो 4 नंबर के आते थे। अभी एडवांस हो गया, अभी ये सब बातें नहीं पूछते, परंतु बुक में 2 पेज में ये बात कर रखा है। देखो ना, 2 पेज में कर रखा है ये बात, 1 और 2। मतलब क्या पता उसका किस्मत कभी पलट जाए यार, क्या पता फिर से पूछ पाछ दे। तो हम लिख के पढ़ ले, अगर पूछ दे तो ठीक है, लेकिन पूछेगा नहीं। पहले पूछते थे ये सब, हमारे टाइम पे ये सब पूरा लिख के एकदम करना होता था, बैग लिख देता था, डिटेल मेथड से करना है। 4 नंबर ये फ्री के फालतू के मिलते थे, है ना, फ्री के ही तो है नहीं है। तो तुमने क्या लिखा, कौन सा स्टेप लिखा? स्टेप 5, एग्जामिन द अबव इक्वेशन एंड पिक अप द थर्ड एलिमेंट व्हिच इज नॉट बैलेंस। फिर से लिखो एलिमेंट LHS RHS, ये अब देखो गिनती करो, लिखो। देखो अब इसको देखना है, ये नहीं कि पहला वाला इक्वेशन को देख रहा है, अभी रिसेंटली जो तेरे सर के ऊपर में लिखा हुआ है उस इक्वेशन को देखना है, ये वाला इक्वेशन को देखना है, इस वाले को, क्योंकि उसको देख के ये टेबल बनाए, उसको देख के वो टेबल बनाए थे। यहाँ पे बताओ Fe कितना है? 1 है। इधर पे Fe 3 है। हाइड्रोजन महोदय कितने हैं? 2 थे, 4 से मल्टीप्लाई 8 हो गए। इधर पे देखो हाइड्रोजन 2 थे पहले से, 4 से मल्टीप्लाई ये भी 8 हो गए। ये तो बैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो गया ना, ये वाला बैलेंस हो चुका है, ये ऐसे टिक लगा दिए, ये बैलेंस हो चुका है। और देखो ऑक्सीजन कितने थे? 1 थे, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ पे 4 था, कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हुआ है, तो क्या हो जाएगा? 4 था ना, 0 कैसे हो जाएगा? तो ये भी हो चुका है। अब कौन बच गया? Fe बच गया। इधर पे 3 था, इधर पे 1 था। देखो ना, ये बैलेंस है ना, इक्वल है ना, तो 1 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे? 3 से इंटू करेंगे। देखो इधर पे Fe में 3 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में, Fe में 3 से मल्टीप्लाई करना है लेफ्ट हैंड साइड में। बताओ मेरा मजाक कैसा लगा? एकदम इजी तरीके से हो गया। अब हमें करना क्या, इसको रफी तो करना है, पेंसिल से लिख के मिटा के एक बार टेबल छोटा सा कहीं रफ पेज पे बना लेना, फटाफट कर लेना है। जब एग्जाम में आएगा तो 3 ही लाइन में खत्म हो जाएगा, या 4 लाइन में नहीं हो जाएगा, रफ पेज पे करके छोटू सा बना के खत्म। इतना बड़ा कहानी पर इसका कंक्लूजन ये निकला, हो चुका बैलेंस। यह बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इक्वेशन, इससे पहले जो 2 बार तुमने इक्वेशन लिखा, ये पार्टली बैलेंस्ड है, ये भी पार्टली बैलेंस्ड है। लिख दे ना, क्या दिक्कत है, लिख दे, जो मन नहीं कर दे। क्या है रोज? हाँ बोलो। मानसी, समझ में आया बेटा? यस सर। आता था तुम्हें मानसी ये पहले से? नो सर। चलो देखो, मानसी को भी नहीं आता था। अल्पना तुम्हें आता था पहले से? सबित, किशन आता था पहले से?
हाँ अब किशन सबित सोच, हाँ किशन सबित या फिर और बच्चे जो भी है सोचेंगे कि अरे सर पूछ के बेइज्जती करना चाहते हो। नहीं, बेइज्जती इसमें कुछ नहीं है। अगर तुम्हें नहीं है, देखो डॉक्टर के पास जाएंगे, बीमारी नहीं बताएंगे तो वो इलाज कैसे करेंगे, तभी तो ट्रीटमेंट सही से होगा। तो हमें जो पता तुम लोग से पूछता हूँ तो उससे मैं अनुमान लगाता हूँ कि किस बच्चे का लेवल क्या है, उस अनुसार मैं अपने लेवल को ऊपर नीचे करते रहता हूँ पढ़ाने का। ठीक है, चलो अब देखो मैं पूछता हूँ किसी बच्चे से। चलो मैं किशन से पूछता हूँ। किशन, क्या ये काम खत्म हो चुका है या और भी कुछ करना होगा इसमें? सबित, खत्म खत्म है खत्म। सबित, हेलो। हाँ सबित बोलो, क्या ये खत्म हो गया या और भी कुछ सर इसमें करना है? खत्म हो गया ना? खत्म हो गया। हाँ हाँ सुरजीत, क्या ये खत्म हो गया? सब लोग बोल रहे हैं खत्म हो गया, और यहीं पे तुम खत्म हो जाते हो। ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं खत्म हो गया और यहीं पे सब लोग खत्म हो जाते हैं। स्कूल में जो पढ़ाई होता है वो यहीं पे खत्म कर दिया जाता है, लेकिन रोशन सर के पास एक दो स्टेप और आगे ले जाया जाता है। और तुमने यहाँ तक लिख दिया, ठीक है, बैलेंस लिख दिए, कर दिए। 3 नंबर के मान लो पूछे या 2 नंबर के पूछे, 1 मिल जाएगा या 1.5 मिल जाएगा। आधा नंबर का घोटाला हो जाएगा। ऐसे ही आधा आधा नंबर करके 10 क्वेश्चन में घोटाला हुआ, 5 नंबर गए। ठीक है, ये अभी पूरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखो स्टेप कौन सा होगा? स्टेप 6। फाइनल नहीं, ये 6 स्टेप है, ये तो कुछ काम का नहीं है, मतलब फिर भी पढ़ लेते हैं। सुनो ना, लिखे, मैं लिखा भी रहा हूँ, ये काम का नहीं है, लेकिन काम मतलब जो मैं बताना चाह रहा था वो स्टेप 7 में आएगा। ठीक है, फिलहाल स्टेप 6 में क्या है कि इसमें से डब्बा को हटा देना, बस इतना ही स्टेप 6। तो इससे कोई फर्क नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है, हंसने वाली बात नहीं है। और मैं जो बता उसके बाद खत्म होगा, क्या होगा? खत्म। लेकिन मैं उसके आगे ले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि जब तक तुम उसके स्टेट के बारे में नहीं बताए तब तक पूरी तरह से इंफॉर्मेटिव रिएक्शन नहीं हुआ। और वो बताना जरूरी है कि सॉलिड स्टेट है, गैसियस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, क्या है ये बताना पड़ेगा। तो स्टेप 6 में वैसे ही फॉर्मेलिटी लिख दो। फाइनली टू चेक करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन, फाइनली to check the correctness of the balance equation, फाइनली टू चेक, ये लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा ना सीधा स्टेप 6 में वो लास्ट वाला लाइन लिख देना। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन, वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट, वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, लिख लिए? एंड डिलीट द बॉक्सेज, एंड डिलीटेड द बॉक्सेज या डिलीट बॉक्सेज, जो भी लिख दो। उसके बाद हम इसको नॉर्मल तरीके से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 3Fe 4H2O। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना रे, 3Fe प्लस 4H2O। इसके बाद Fe3O4 प्लस 4H2, ऐसे करके लिख देंगे। ये हो गया स्टेप 6 तुम्हारा। उसके बाद लिखो स्टेप 7। ठीक है, स्टेप 7, स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके आगे डैश डाल के लिखो, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट लिख दिए, उसके आगे डैश डालो और आगे कंटिन्यू करो। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन, छूट गया क्या? स्टेप 7, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट लिख दिए, आगे डैश डालो, आगे लिखो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, लिखो टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कॉमा द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तू खाली बोलिए, उसके बाद जब बोलूंगा तो तू सुनेगी ही नहीं, क्योंकि तेरा ध्यान बोलने में लगा रहता है बगली। टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कॉमा उसके आगे लिखो द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ रिएक्टेंट्स, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ अ रिएक्टेंट्स, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स
एंड प्रोडक्ट्स, इतना देर में तो मैं लिख देता खुद से, मैं लिख देता हूँ बोर्ड पे तो टाइम मतलब कम लगता है ना। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their chemical formula, along with the, लिख दिए मेंशन along with their chemical formula, मतलब इसके केमिकल फॉर्मूले के साथ उनके स्टेट को भी बताएंगे, तब ये मोर इंफॉर्मेटिव रिएक्शन हुआ और अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। काम तो आपने सारा ही कर लिया था, परंतु एक छोटी सी काम नहीं करते, उसके चक्कर में आधा नंबर, ज्यादा नुकसान नहीं था, 2 नंबर का है तो 1.5 नंबर तो मिल ही जाता, आधा नंबर गवाना नहीं हुआ, क्या गवाना हुआ? ऐसे ऐसे करके 5 गलती 6 गलती कर दी तो 3 नंबर गया ना। तो अनामिका के जो 99 मार्क्स आए थे तो उसने बस एक MCQ गलत किया था, बाकी कहीं पे कुछ भी गलत नहीं किया था, तब 99 आए थे। उसको तो आधा क्या 0.4 भी नहीं कटना, 0.2 मार्क्स भी उसका नहीं कटा कहीं पे। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, ये 3Fe था, 3Fe लिख देंगे और इसके सामने में इसका कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है तो S लिख देंगे, प्लस 4H2O लिख देंगे, इसका कौन सा स्टेट है, लिक्विड है या गैस है, लिक्विड है तो L लिख देंगे। H2O गैस भी होता है, सॉलिड भी होता है। इसके बाद Fe3O4, ये कौन सा स्टेट है, एक्वस है तो AQ लिख देंगे बगल में, प्लस 4H2, H2 है ये तो गैस होगा तो G लिख देंगे बगल में। अगर बगल में नहीं लिखेंगे तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिख देंगे तो भी चलेगा। बात है समझ में? तो सारा काम कर दिए, बस ये काम नहीं किए, इसके चक्कर में आधा नंबर कटेगा। छापो, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक ने डायरेक्ट बोल रखा है, देखो ना एकदम पूरा क्लियरली सारा बात कर रखा है। 2 में 1 इन्फॉर्मेटिव मतलब सारा ऑप्शन हाइड्रोजन, अरे बातें नहीं करना है, प्लस क्लोरीन मिलके बनाएगा हाइड्रोजन। अब एग्जाम में कैसे करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ये हो गया, ये मुश्किल वाला काम खत्म। हाइड्रोजन DROGN CHLORID ये दिया है, बोला है कि इसको बैलेंस करो, या कभी कभी ऐसा भी दे सकता है कि व्हेन हाइड्रोजन इज रिएक्ट विद द क्लोराइड देन दे विल फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड, ऐसे दे देगा, बोलेगा इसको बैलेंस करो। तो बस लैंग्वेज में लिखा इसको करना है। हाइड्रोजन की जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, H नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे। तुमने H2 बोला, मैंने सुना, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। H लिखेंगे तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मोलिक्यूल मतलब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए गैस को कभी भी ट्वाइस से लिखते हैं, तो हम लिखेंगे H2 प्लस क्लोरीन को क्या लिखेंगे Cl2। हाँ तो मैं क्या बता रहा था, तो हाइड्रोजन को H2 लिख देंगे, क्लोरीन को Cl2 लिख देंगे। अब बात रह गया हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर्मूला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला याद है, HCl याद है ना, लेकिन वो नहीं याद है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। अरे कुछ भी नहीं आता है तो भी लिख देंगे, बोल तो रहा हूँ, तो भी लिख देंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड में या तो हाइड्रोजन होगा या तो क्लोरीन होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन द्विग होगा। हाइड्रोजन होता है +1, क्लोरीन होता है माइनस, और वैलेंसी लेकिन याद होना चाहिए 9 में जो पढ़ाए थे कुट के लास्ट में। सर ये कैसे होता है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोलोगे कि सर वो भी नहीं आता है तो भी टेंशन की कोई बात नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में, चैप्टर नंबर 4 जो कार्बन पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक ही पढ़ना है अपने को, तो वो भी सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अगर मन में चल रहा है कि सर आप तो बता देते हो इसका बैलेंस इतना, इसका इतना, आप तो यार रट्टा मार के बैठे हो, हम लोग को दिमाग खाते हो, तो भी टेंशन की कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा चैप्टर 4 तक जाने का। नहीं सॉरी, चैप्टर 4 नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसके अंदर आ जाते हैं। मैं थोड़ा पहले ही पढ़ा लूंगा, इसको शुरुआत में पढ़ा लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं ये 1s2 2s2 2p6, मतलब फिर से इसमें पढ़ना है, तो इसलिए इस क्लास में पिछला क्लास का कोई लिंकअप नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं बता देता हूँ मूर्खों वाला तरीका जो बचपन में पढ़ाए थे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, क्लोरीन का होता है 17, ये मैं अलग से लिख देता हूँ, एटॉमिक नंबर AN, समझ जाओगे ना। इसके होते हैं 1, इसके होते हैं 17, तो पहले सेल में 2 रखते हैं, फिर 288 का कॉम्बिनेशन चलता है, एटॉमिक नंबर 20 तक ये रूल काम कर जाता है। तो यहाँ पे एक ही है तो ये +1 ही होगा, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट सेल में, K सेल में 2 रखेगा, L सेल में 8 रखेगा, और M सेल में 7 रखेगा। तो इसके पास 7 है, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, इसकी टेंडेंसी लेने की है। मतलब एक को कोई भी, तेरे पास मान लो समोसा 8 रुपए का मिल रहा है, तेरे पास 7 रुपया, उसके पास 1 रुपया है, खाना दोनों को है, तो कभी भी मतलब शेयर करके नहीं खाना है, अकेले खाना है पूरा। तो क्या तू अपना 7 रुपया इसको दे देगा समोसा खाने के लिए, लेकिन वो 1 रुपया तुम्हें दे सकता है कि भाई ले जा, आज खा ले, कभी मुझे जरूरत लगेगी तो दे देना बात है समझ में। तो ये क्या करेगा, समोसा पे बात आई तो समझ में आ जाता है। तो ये 1 है इसके पास, प्लस मतलब इसके पास 1 ही है, मतलब +1 हुआ इसका,
ये देने वाला टेंडेंसी है, इसके एक की जरूरत है, ये लेने वाला टेंडेंसी हुआ, तो ये तो अपना देगा नहीं इसे, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब ये इसको एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और ये माइनस चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। अब बोलोगे कि सर हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl तो पहले से पता था, इतना मतलब थेसिस देने की क्या जरूरत है? नहीं, ये थेसिस सुनते सुनते ना तुम्हें आदत होगी, ठीक है, फिर जाके मुश्किल मुश्किल फॉर्मूले भी तुम आसानी से तोड़ दोगे। अब देखो ये अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गया, अब तुमको इसको बैलेंस करना है, क्या करना है? तो सबसे पहले तुम टेबल बनाओगे, फिर बॉक्स बनाओगे, फिर टेबल। इतना टाइम है क्या? उतना टाइम है नहीं। इधर पे कितने हाइड्रोजन 2, इधर पे कितने क्लोरीन 2। टेबल वूबल बनाएंगे कब? जब बहुत ही खतरनाक बनाएगा तब थोड़ा सा रफ में करेंगे। तो 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, यहाँ पे एक ही कंपाउंड बना है, तो 2 सीधा सिंपली लगा दो, पीछे हो गया 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, हो गया बैलेंस। नहीं हो गया? छोटा मोटा को तो यूं निपटा देंगे। ये क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बोल रहा, तेरे एनसीईआरटी बुक बोल रहा है, ये क्वेश्चन करवाना है बच्चों को, लोग कर दिया, आंसर हो गया, छापो। और एक क्वेश्चन होमवर्क देने वाला था पर मैंने गलती से बता दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद और भी एक दो बच गया, उसको भी बता ही देता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या बोला? बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, ये रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा। हाँ, अब हुई ना बात। बोला है कि बेरियम क्लोराइड, क्या बोला? बेरियम क्लोराइड ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, तो बनाएगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं याद है किसी का, 2-1 इसी का कंफ्यूजन होता रहता है सबको, ठीक है ना? 2-1 इसी का कंफ्यूजन होता रहता है, और ये सारे कंफ्यूजन नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है? आपको 3 इंडेक्स पेज लगाना है अपने कॉपी में, ये मैं पहले बताना भूल गया, 3 पेज छोड़ना था, कोई बात नहीं, नहीं छोड़े जब जागे तभी सवेरा 3 इंडेक्स पेज लगाना है, नहीं तो बीच में 3 पेज इस जहां पे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बाद 3 पेज छोड़ देना है। यहाँ पे आप मतलब तब ये सब भी समस्या नहीं आएगा, मतलब बोर्ड एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी मैं पढ़ा दूंगा तो समस्या का तो नाम ही भूल जाए, समस्या होना ही नहीं है। मैं जब इसको पढ़ा दिया सुनना तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन और भी फास्ट करना चाहते हैं, सोचना भी नहीं है सर, डायरेक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है? तब आपको 3 इंडेक्स पेज बनाने हैं, उसमें एक में नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सम एसिड ये लिखना है, दूसरे में नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सम बेसेस, नेम एंड फॉर्मूला ऑफ सम सॉल्ट, ये 3 लिखना है। यकीन मानो पूरे बुक में मुश्किल से 12 या 13 ही एसिड होंगे और 8-10 बेस होंगे, और अप्रोक्स मतलब तीनों का आप अप्रोक्स 10-10 लगा लो, 10 एसिड 10 बेस और 10 सॉल्ट। अगर ये नाम याद कर लिए पूरा क्या 11-12 तक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाला है। बार बार वही बेरियम क्लोराइड, तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड, यही सब बार बार घूम के हर पेज पे यही मिलेगा लिखा हुआ। अगर उसका नाम ही याद कर लिया, अगर हमको अभी बेरियम क्लोराइड का नाम याद होता सीधा लिख देते, जो भी है BaCl2 फटाक से लिख देते, ठीक है? बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? BaCl2। नहीं पता है तो बनाना पड़ेगा, ये इधर पे बेरियम, इधर पे क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर, इसका बैलेंस से फिर क्रॉस कराना पड़ेगा। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर अगर हमको एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है तो इधर पे लिखेंगे एल्युमिनियम, इधर पे लिखेंगे सल्फेट। सल्फेट मतलब सल्फर नहीं, SO4 का बैलेंस कितना होता है? -2, याद किए थे ना? एल्युमिनियम का कितना होता है? +3 होता है ना, प्लस से माइनस कट गया, 3 जाएगा इधर, 2 जाएगा इधर, तो Al के साथ 2 हो जाएगा और SO4 के साथ 3 हो जाएगा, ऐसा लिखेगा एल्युमिनियम सल्फेट, ऐसा ही होगा ना? याद है? कौन सा क्लास? 9th क्लास। ये सब सिखाया था आप बच्चा ऑनलाइन बोला सर हमको तो नहीं सिखाए थे, कोई बात नहीं, आप सुनते सीख जाएंगे, ठीक है? तो एल्युमिनियम सल्फेट की जगह सॉरी एल्युमिनियम सल्फेट तो है ही नहीं रे, हाँ ये तो है ना, एल्युमिनियम सल्फेट है ना, तो यहाँ पे मैं इसको देख के लिख दिया, तो एल्युमिनियम क्लोराइड है, तो एल्युमिनियम सल्फेट की जगह पे लिख देता हूँ Al2SO4 का होल थ्राइस। अब बोलेगे सर यहाँ पे गिनती कैसे होगा? यहाँ पे गिनती कैसे होगा? तो यहाँ पे गिनती सल्फर को 3 गिना जाएगा, ऑक्सीजन 4 पहले से, थ्राइस हुआ तो 12 हो गए। टेबल बना के करना पड़ेगा इसको बैलेंस। बात समझ में आया तो हिला दो अपनी मुंडी टक टक, ठीक है? अब बनाना है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम क्लोरीन +3 -1, प्लस से माइनस कैंसिल, 1 गया इधर, तो AlCl3 क्या बन जाएगा? ये बन गया AlCl3। अब तू फॉर्मूला लिखा, ऑनलाइन वाले बच्चे बोल दो, ये जो हमने लिखा ये समझ में आया? अब देखो, अब वैसे 1 2 3 4 करके ऑरल रूप से गिनती करोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है ना। तब आप क्या करेंगे? घर पे जाके होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्या हो जाएगा ना, लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड इधर पे कौन है, बेरियम है, यहाँ पे एलिमेंट लिख देंगे, ठीक है, क्लोरीन लिख देंगे, एल्युमिनियम लिख देंगे, सल्फर लिख देंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 आगे, और सबका नंबर लिखेंगे, सबसे बड़ा वाला को बैलेंस करेंगे। कर लेंगे? होमवर्क छोड़ू क्या? ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ बोल दो सभी लोग। अरे इतना मैंने समझा दिया, ये सब काफी नहीं है, थोड़ा सा तो 2 हमने कराया, 1 तो तुम कर लो, ये भी नहीं करते हो तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा महाराज, जल्दी करिए। और एक क्वेश्चन है, तुम लोग को नहीं दिखेगा, देखो ऑनलाइन वाले सोच रहे होंगे कि सर बुक में से कैसे देख लेते हैं, कुछ भी देख के बताओ, कुछ भी नहीं छपा, हमको बस एक वर्ड दिख जाता ना, एक लेटर दिख जाता, मैं समझ जाता हूँ ये लिखा है। देखो आगे लिखा है सोडियम प्लस वाटर, ध्यान से सुनो क्या लिखा है, सोडियम प्लस वाटर, और ये मिलके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। हमारे सेंटर की सफलता की कहानी सबसे बड़ी ईमानदारी है, कोई भी चीज में ये नहीं, दिखावा नहीं, ईमानदार है तो है, बात खत्म। लटक गई। सोडियम का Na होता है, लैटिन नेम उसका नेट्रियम होता है, और ये नेमिंग क्यों किया गया, कैसे किया गया, ये भी हमने पढ़ाया था, मैं पढ़ाया सब कुछ ऊपर बोलने, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं आ रहा भाई। सल्फर का ऐसा नहीं पता मतलब क्या, कुछ भी बोल देगा। अब देखो एक पे एक कहानी सुनाता हूँ, ये लैटिन नेम पता थे इन सारे एलिमेंट के आपको सभी? एकदम शर्मा नहीं, बोल देना, बेझिझक सब गधाई बैठल है हमारे पास, कोई नहीं होशियार सिंह नहीं बोलेगा। हेलो किशन, सबित, हीरोज, हीरोज को पता होगा। चलो तो सोडियम को Na लिख दूं, सोडियम गैस नहीं है, एक मेटल है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, सबसे सॉफ्ट मेटल, एक्सेप्शन वाला है। सोडियम एंड पोटेशियम 2 ऐसे मेटल है जिनको चाकू से एकदम कटल की तरह काटा जा सकता है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। मेटल का प्रॉपर्टी है मेटल इज जनरली हार्ड बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट, ठीक है, तो एक्सेप्शन हो गया। तो सोडियम, अब पोटेशियम नहीं है, क्लास का यही मतलब होता है कि बात कहीं पे चले तो पूरा को समेट के लिए आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वाटर, वाटर का तो फॉर्मूला ही पता है H2O, और ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब याद करो बचपन में मैंने तुम्हें बताया था कि हाइड्रोक्साइड का OH होता है, हाइड्रोक्साइड को OH बोलते हैं, और उसका वैलेंसी -1 होता है, और सोडियम का +1 होता है, दोनों कट जाएगा, +1 -1, तो क्या बन जाएगा NaOH। कहाँ याद है हमको, हाइड्रोजन ये गैस है तो H2, लो कर लो, बैलेंस आराम से हो जाएगा। हो गया, सारे इक्वेशन खत्म करा दिए, तो केमिकल रिएक्शन हो गया। अब है अगला जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन आर क्लासिफाइड, जल्दी जल्दी लिखो, एकदम फुल स्पीड पकड़ लो, छुट्टी चाहिए जल्दी तो, क्योंकि जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा तब तक मैं छुट्टी नहीं दूंगा। द केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन the type of chemical changes, depending upon the type of chemical changes taking place। केमिकल रिएक्शन जो है इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है, डिफरेंट क्लासेज में, ठीक है, किस चीज पे, मतलब केमिकल चेंजेस जो उसके अंदर हो रहा है उनके आधार पर, ठीक है, हाँ, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस, फुल स्टॉप। आगे लिखो, दीज रिएक्शंस आर एज फॉलोज, दीज रिएक्शन आर एज फॉलोज, ये जो रिएक्शन है ये नीचे दिए गए हैं। आज टाइप्स का बस नाम लिखेंगे, अगले दिन डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगे 3 तरह के, ठीक है। अरे सर ये तो टिश्यू बना दिया, आप तो इतना डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है, इतना डिटेल नहीं कर रहे हैं, मजेदार है, ठीक है। फर्स्ट हो जाएगा तुम्हारा थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसको इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस, LYSIS। और तीसरा हो जाएगा फोटोलाइसिस, जिसको फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं, ठीक है, फोटोलाइसिस, PHOTOLYSIS। इसका दूसरा नाम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह के हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन हो गया, डीकम्पोजिशन हो गया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन, ये भी दो तरह के, एक तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस आर के एन लिख दिया, समझ जाओगे ना। एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहां पे लिख रहा हूं 4 नंबर पे, नहीं इससे पहले मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा दे रहा है बोर्ड में, देखो तो पीछे कैमरा में, हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है रे, कट रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उसके बाद रिडक्शन रिएक्शन, REDUCTION, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, मैंने पार्ट बाय पार्ट इसको तोड़ दिया है, ठीक है। बुक में 4 ही तरह का दिया है, पर उसी में ये सारा पढ़ा दिया है, उल्टा पुल्टा करके एनसीईआरटी में सब घुसा दिया, इधर उधर इधर उधर। मैं सेपरेटली पढ़ाऊंगा सबको और बहुत मजा आएगा, टाइम पे मत जाओ। रोशन सर ने वादा किया है 9 मंथ 7 डेज में सिलेबस कराएंगे तो कराएंगे। अब बोलोगे कि सर तो उसके लिए जैसा अब एक्स्ट्रा क्लास लगाओ, जो करो जैसे करो, पर पढ़ाना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद ये हो गया 6, 7वां टाइप लिखो, यहाँ पे जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ENDO THERMIC, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनसीईआरटी में सब वर्ड मिल जाएगा, ढूंढोगे ना तो सब वर्ड मिल जाएगा, लेकिन मेन 4 ही टाइप वो बोल रखा है, लेकिन पढ़ना पूरा ही है। इसके अंदर सब टॉपिक भी आएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट ये आएंगे, रिडक्शन रिएक्शन में भी ये आएंगे, रिडॉक्स रिएक्शन दोनों एक साथ हो तो रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और ये जो 3 टाइप पढ़ लिया उसको 11th का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 टाइप कर लेने से केमिस्ट्री के सेकंड बुक का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्पना, मानसी, यस सर। तुम दोनों बताओ, यस सर। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? नो सर, समझ आ गया। चलो सुनो, अब मैं इस पे ना जब टॉपिक लिख जाऊं तो एक एक लाइन मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं, ताकि स्कूल में अगर पढ़ाया जाए तो तुम कुछ बोल पाओ, ठीक है ना। मैं लिखा नहीं रहा हूं, बस समझा के दे रहा हूं, ठीक है। सारे टाइप पे एक क्विक समरी, ठीक है। इसको डिटेल में लिख लिख के पढ़ेंगे, एकदम मजा आ जाएगा। और जो मैंने 4 टाइप और बताए थे, सुनो, रिएक्शन कैसे हुआ ये कैसे पता चलेगा, ये जो नहीं लिखा था चेंज इन कलर, चेंज इन, ये भी मतलब 5 टॉपिक वो भी हैं, और बाकी इतने सारे टॉपिक, बस यही है तुम्हारा चैप्टर 1। सर देख के तो हालत खराब हो गया, अभी देखो ना मजा आ जाएगा, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में तुम समझना, बहुत आसान काम है, बस उसको लिखना कठिन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नाम से क्या पता चल रहा है, कॉम्बाइन हो रहा है। अगर 2 चीज कॉम्बाइन होकर एक सिंगल चीज बना दे, 2 सब्सटेंस कॉम्बाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बना दे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 CO2, छोटा सा एग्जांपल दिया। कभी भी ऐसा दिखे कि लेफ्ट साइड में 2 दिखे या 3 दिखे, राइट साइड में 1 ही दिखे सिंगल प्रोडक्ट, बाकी एनर्जी हो सकता है, हीट हो सकता है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रास्ता सर फोड़ दूंगा, इधर देख। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें डिकम्पोज हो, टूट जाए, टूटना, ध्यान से सुनो, अच्छे समझो, अगर स्कूल में पूछे तो बता सकते हो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से अधिक बन जाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस टूट के 2 या 2 से अधिक बन जाएगा तो हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था कि सिल्वर क्लोराइड को चाइना डिश में लेके रख दोगे धूप में तो क्लोरीन निकल जाएगा, मतलब डिकम्पोज टूटा दो और सिल्वर बच जाएगा, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या हो गया, सॉरी, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हो गया। टूटने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, कोई भी चीज का डिकम्पोजिशन अपने आप नहीं होगा, डिकम्पोजिशन होने के लिए कोई एनर्जी हमें चाहिए होता है। अगर वो एनर्जी सनलाइट हुआ तो होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। धूप में रखे, सनलाइट का यूज किया गया ना, एनर्जी दिए तभी तो, वैसे धूप में छांव में रखते तो कुछ नहीं होता। इसी प्रकार अगर इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते एनर्जी देने के लिए तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी प्रकार अगर हम हीटिंग करके उसको डिकम्पोज कराते, जैसे कोई एक सब्सटेंस ले लिए, उसको सिंगल सब्सटेंस, उसको नीचे से ग्रर, हाँ देखो फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट को अगर कोई कंटेनर में लेके अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे तो फेरस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देगा। मतलब उसमें क्या किया हमने, हीट का यूज किया, आग जलाया, तो एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन होकर 3 बन गया तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। लेकिन हमने उसमें हीट का यूज किया, थर्मो मींस हीट, इसलिए इसका नाम थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। इसीलिए तोड़ने के लिए, डिकम्पोज कराने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोज। मैं भी कुछ समरी दे रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे, मतलब मजेदार लग रहा है ना सुन सुन के। ये सब एक डिफिनेशन लिखेंगे, इसका लिखेंगे पूरा, उसके 3-4 एग्जाम्पल देंगे, फिर ये लिखेंगे इसका, ये मतलब इसके बारे में लिखेंगे, इसके बारे में लिखेंगे, इसके 3 एग्जाम्पल देंगे, इसके 3 एग्जाम्पल, इसके 3 एग्जाम्पल, मजा आ जाएगा। एग्जाम्पल एक भी रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, मजे मजे में समझ आ जाएगा। इसके बाद ये तीनों हो गया।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एक दूसरे को डिस्प्लेस करना। इसमें क्या होगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक कंपाउंड होगा, एक एलिमेंट होगा, रिएक्ट करेगा, दूसरा बना देगा, इसमें से एक को निकाल देगा, इसके जगह ये घुस जाएगा। बहुत आसान है समझना, एकदम आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है। और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, दोनों कंपाउंड होगा, मतलब जैसे ये H2 जैसे मान लो बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड, मतलब इन दोनों का मतलब कुछ समझ गए ना, बड़े बड़े फॉर्मूले दो मिलेंगे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना किसी भी चीज में, जैसे ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, जो चिप्स वगैरह होते हैं पैकेट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से खराब हो जाता है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन। अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार रिडक्शन में इसका उल्टा, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीडेशन का सॉरी ऑक्सीजन का निकलना। रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो जाए साइमल्टेनियसली तो रिडॉक्स रिएक्शन है। मजेदार, सब एक दूसरे रिएक्शन होने के बाद अगर हीट जनरेट हो, जैसे चूना को पानी में मिलाते हैं तो हीट भी निकलता है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट अगर निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक, हीट अगर ऐड करना पड़ रहा है पहले रिएक्शन कराने के लिए तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहाँ कुछ है। और ये चैप्टर पढ़ लिए बढ़िया से, 7-8 नंबर पक्के हैं बोर्ड में, मजे में। ऑनलाइन वाले बच्चे, ट्रेलर अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा इस चैप्टर का? हाँ, तो ये खूब मजा आने वाला है। मैं तुम्हें ट्रेलर इसलिए दिखा दिया ताकि अगला क्लास कोई बंक नहीं करेगा, और बढ़िया से अगर बंक किए तो क्या होने वाला ये भी पता चल गया होगा। फिर तुम्हें खुद से रट्टा मारना पड़ेगा पूरा चैप्टर, समझ गए। नोट्स भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। नोट्स नेक्स्ट मंथ से मिलेगा, अप्रैल मंथ ट्रायल पीरियड भी होता है, बहुत सारे बच्चे भागते भी हैं। पूरा प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, जो बच्चे ऑनलाइन है उसको PDF मिल जाएगा, एकदम हाई क्वालिटी का, उसको आप प्रिंट करा सकते हैं। अगर हमसे प्रिंट की उम्मीद रखते हैं तो आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, इधर से ले सकते हैं, वरना फिर कुरियर चार्ज पे करने पे आपको भेज दिया जाएगा। सही है। हाँ बोलिए सब लोग, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के क्लास में इतना ही, जय हिंद। किसी को कुछ पूछना है? मानसी कुछ पूछना है? किशन कुछ पूछना है? फिरोज कुछ पूछना है? सौजन्या, अरे सौजन्या का नाम भी एक बार में नहीं ले रहे, सौजन्या को तो भूल गए थे। सौजन्या तुम कब से हो? कोई बात नहीं सौजन्या, नेक्स्ट डे से लेंगे, बहुत दिन से तुम क्लास मिस करी थी ना इसलिए। अच्छा किसान, एक बात मैं और पूछो, किसान बोल रहा हूँ, किशन, अरे हल्ला नहीं, ओए 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 ओए, शुरू हो गया, छुट्टी थोड़ी दी है।